गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई अपनी जो है काफ़ी अच्छे से चल रही होगी अब, क्योंकि अब समय हमारे पास एक रेत की तरह निकलता जा रहा है। तो अब हम पढ़ाई को और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और वीडियोस को तो देखते ही रहें। तो हम पत्ती पढ़ रहे थे, इसमें लेसन नंबर 5 में बड़ा लेसन है थोड़ा, और पत्ती में हमने इसके पत्ती की व्यवस्था भी देखी थी, सिरा विन्यास भी देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं पत्ती के प्रकार। तो बच्चों, पत्तियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो सरल पत्ती यानी सरल पर्ण, पत्ती को पर्ण भी कह सकते हैं, और एक होती है संयुक्त पर्ण। संयुक्त पर्ण, दो प्रकार की पत्तियां होती हैं मुख्य रूप से, सरल पर्ण और संयुक्त पर्ण। जैसे मान लीजिए ये एक पत्ती, हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, ये कोई पत्ती है। तो ये पत्ती का फलक है, ये पर्ण फलक है, पर्ण फलक, इसको फलक भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो अगर किसी पत्ती का फलक या तो बिल्कुल कटा हुआ ना हो, बिल्कुल साफ, इस पूरी तरह से कंप्लीट है, पूर्ण है, कटा हुआ नहीं हो, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत कटा हुआ हो, इस तरह से। देखो, या तो बिल्कुल कटा हुआ ना हो, बिल्कुल कटा हुआ ना हो, या थोड़ा सा कटा हुआ हो, लेकिन इतना कटा हुआ ना हो कि ये जो कटान है ये मध्य सिरा तक पहुंच जाए, यानी ये जो कट है ये यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, या फिर ये जो कट है ये पर्णव्रंथ तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये पर्णव्रंथ है और ये मध्य शिरा है। तो अगर ये जो कट है, पत्ती के फलक में जो कट है, ये पर्णव्रंथ तक या मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता है, तो इसे बोलेंगे सरल पत्ती। सरल पत्ती क्या हो गई? जिसका फलक बिल्कुल कटा हुआ ना हो, और अगर कटा हुआ हो तो थोड़ा सा कटा हुआ हो, किसी भी तरह से वो कटान जो है, ये कट, ये मध्य सिरा तक या पर्णव्रंथ तक नहीं पहुंचे, तो ऐसी पत्ती कहलाएगी सरल पत्ती। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो पीपल की पत्ती, पीपल सरल पत्ती होती है ये। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं संयुक्त पर्ण की। संयुक्त पर्ण का मतलब है कि जिसका फलक, पत्ती का फलक मध्य शिरा या पर्णव्रंथ, मध्य शिरा या पर्णव्रंथ तक कटा हुआ हो। कैसे? जैसे हमने ये पत्ती बनाई, ठीक है, तो ये पत्ती का फलक है। अब ये फलक जो है ना, वो इस तरह से इसमें कटान हो गए कि ये मध्य सिरा तक पहुंच गए कटान। अब ऐसा नहीं होता है कि पत्ती बनने के बाद कटान होते हैं। एक्चुअल में ये कटान जब पत्ती बनने से पहले ही शुरू हो जाते हैं, और पत्तियां जो उत्पन्न होती हैं वो कटी हुई या इस तरह की स्थिति में पैदा होती है कि अब ये ऐसे दिखाई देगी आपको कि ये जो मध्य शिरा थी वो तो अब मुख्य अक्ष हो चुका है, इस पर ये पत्तियां इस तरह से लगी हुई है। तो कहने का मतलब भ्रूणीय विकास के समय ही ये कटान शुरू हो जाते हैं, और अब पत्तियां इस तरह से लगी हुई है, यानी हम इसको काल्पनिक मान रहे हैं कि ये काल्पनिक इस तरह की पत्ती थी ये, जो अब इसमें कटान होकर ये इस तरह की संरचना बदल गई। तो अगर ये जो कटान है ये मध्य शिरा तक हो, कहाँ तक हो? मध्य शिरा तक, तो ये छोटे छोटे आपको पर्णक लगे दिखाई देते हैं,
ये पर्णक है, और जो इसका बीच का जो ये भाग है इसको बोलते हैं पिच्छाक्ष। तो या तो फलक मध्य सिरा तक कटा हो तो ऐसी स्थिति हो सकती है, और मान लीजिए अगर फलक जो है ये पर्णवृंत तक कट जाए तो स्थिति ये हो जाएगी, ये पर्णवृंत है और इसका फलक कटने से ये ऐसे आपको लग रहा है कि ये पत्ती लगी हुई है। वास्तव में ये पत्ती काल्पनिक कैसी थी, ऐसी। ये पत्ती काल्पनिक ऐसी थी जिसमें इसका फलक ऐसे ऐसे और ऐसे कट गया, और स्थिति ये हो गई कि ये भ्रूणीय विकास के समय ही ये पत्ती का फलक जो है ये कहाँ तक कट गया, पर्णवृंत तक इसमें कटान हो गए। पर्णवृंत तक इसमें कटान होने से हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्णवृंत के सिरे से पत्तियां निकल रही हैं। तो ये वाली स्थिति भी हो सकती है। तो ये लगे हुए हैं पर्णक, तो इस आधार पर ये पर्णवृंत तक कटा हुआ है। तो इस आधार पर हम संयुक्त पर्ण को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो प्रकार है ये वाला, इसको तो बोलते हैं पिच्छाक्ष, और दूसरा वाला जो ये वाला है इसको बोलते हैं हस्ताकार, यानी पिच्छाकार पर्ण और हस्ताकार पर्ण। तो अगर फलक मध्य सिरा तक कटा हो तो पिच्छाकार पर्ण कहलाती है। इसके मुख्य अक्ष को पिच्छाक्ष कहते हैं, जिस पर दोनों तरफ छोटे छोटे पर्णक लगे होते हैं। अगर पर्णवृंत तक कटा हुआ फलक तो इसे हम हस्ताकार बोलेंगे, और इसमें पर्णवृंत के सिरे पर पर्णक लगे होते हैं। बच्चों इनको भी अपन आगे बांट सकते हैं, जैसे एक पिच्छकी यानी एक बार कटान हो तो ये वाली स्थिति आ जाएगी। द्विपिच्छकी जिसमें ये कटान एक बार तो इधर हो गया और एक बार और कटान हो गया, ऐसी स्थिति लगी हुई हो तो द्विपिच्छकी हो जाएगी। त्रिपिच्छकी जिसमें कटान 3 बार हो जाए, ऐसे। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको सारे पौधे मिलेंगे। जैसे पहले वाले में नीम में मिल जाएगा एक पिच्छकी। द्विपिच्छकी के लिए आपको जो है बबूल का पौधा देख सकते हैं, सेंजना देख सकते हैं, फिर उसमें और भी ज़्यादा त्रिपिच्छकी स्थिति हो जाती है। और धनिया जो होता है उसमें बहुपिच्छकी होता है, यानी पता ही नहीं लगता कितनी बार कटान हुआ है। तो ये पिच्छकी कई प्रकार हो गए। ऐसे ही हस्ताकार के भी कई प्रकार होते हैं। अगर एक ही पत्ती लगी हुई है, एक ही पर्णक लगा हुआ है तो एक पर्णी, 2 लगे हुए हैं तो द्विपर्णी, 3 लगे हुए हैं तो त्रिपर्णी, 4 लगे हुए हैं तो 4 पर्णी, और बहुत सारे लगे हुए हैं तो बहुपर्णी। एक पर्णी में जैसे अपन नींबू में देखें तो नींबू में एक ही पर्णक लगा होता है पर्णवृंत के सिरे पर। तो इस तरह से ये 3 पत्तियां आपको बेलपत्र में दिख जाएंगी। 3 पत्तियां लगी होती हैं। महाशिवरात्रि पर जो बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं उनमें हम देखते हैं 3 पत्तियां लगी होती हैं। तो बच्चों ये अपन ने देखा कि पत्तियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। सरल जिसमें कोई कटान नहीं है, संयुक्त फलक मध्य सिरा तक कटा हुआ है तो पिच्छाकार पर्ण, और फलक पर्णवृंत तक कटा हुआ है तो हस्ताकार पर्ण। तो पत्तियों के ये प्रकार हो गए। और इसके बाद अब हम लिखते हैं पर्ण के रूपांतरण। पर्ण के रूपांतरण। पहला पर्ण प्रतान, दूसरा पर्ण कंटक, तीसरा घट पर्ण। तो बच्चों पर्ण प्रतान का मतलब है कि जो पत्ती है, पत्ती के किनारे जो है वो तंतुओं में बदलकर आरोहण में सहायता करते हैं। पौधे को आरोहण में यानी ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। और ये आपको दिखाई देगा मटर में। मटर में पत्तियों के किनारे से तंतु निकलते हैं। कंटक में पत्ती जो है वो कांटों में बदल गई है और पौधे को सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये स्थिति आपको मिल जाएगी नागफनी में।
इसकी पत्ती कांटों में बदल जाती है और तना पत्ती में बदल जाता है, पर्णकंटक। घटपर्ण में पत्तियां जो है वो घड़े के समान संरचना में बदल जाती है और कीटों का भक्षण करके उनसे पोषण ग्रहण करती है। उदाहरण इसमें कीट भक्षी पौधा आ जाता है, जैसे ड्रोसेरा, पिचर प्लांट्स, ये कुछ ऐसे घटपर्ण के उदाहरण हैं। तो ये हो गए इसके रूपांतरण। अब रूपांतरण के बाद इसके जो कार्य हैं, पर्ण के कार्य, तो बच्चों 3 कार्य तो यहीं से आगे। पहला कार्य क्या हो गया? आरोहण में सहायता करना, पौधे को आरोहण में सहायता करते हैं ये, किसमें बदलकर? तंतुओं में बदलकर। दूसरा सुरक्षा, कांटों में बदलकर पौधे को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तीसरा कीटों का भक्षण, घड़े के समान संरचना में बदलकर कीटों का भक्षण करते हैं, उनसे पोषक पदार्थों का चूषण करते हैं। चौथा जो पत्ती का मुख्य कार्य होता है वो है प्रकाश संश्लेषण। हमें पता है कि पत्ती प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है, तो ये इसका मुख्य कार्य होता है। इसका एक और मुख्य कार्य होता है श्वसन। पत्ती की सतह पर रंध्र होते हैं जिनसे ये श्वसन की क्रिया भी संपन्न करती है। छठा है वाष्पोत्सर्जन। इसमें पानी जो है वो वाष्प के रूप में पत्ती के रंध्रों से उत्सर्जित होता है। इसको कर्टिस नामक वैज्ञानिक ने आवश्यक दुर्गुण कहा, यानी कि ये दुर्गुण तो इसलिए क्योंकि पत्ती से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का लॉस हो जाता है, और आवश्यक इसलिए कहा है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पौधों में पानी जो है ऊपर नहीं चढ़ेगा। वाष्पोत्सर्जन की सहायता से ही पानी जो है ऊपर पौधों में चढ़ता है। तो इस तरह से ये हो गए पत्ती के प्रमुख कार्य और पत्ती के रूपांतरण। तो बच्चों ये पत्ती वाला टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी इसके और भी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मिस ना करें, वीडियो लगातार देखते रहें और नोट्स जो आपको भेजे जाते हैं उनको अपनी नोटबुक में उतार लें। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।